A very good day to everyone. So now we are going to start with the part 2 of invoice debit and credit note. So yesterday we have done about distinct person. We have done something about HSN का code limit. We have done something about what e-invoicing we have not started, but HSN code limit we have done. थोड़ा बहुत कुछ तो था वो 50,000 unregistered person का एक point था and distinct person. Giving you 3 minutes to write that 3 points. Which is in code limit you have to write. You have to write वो unregistered person वाला 50,000 वाला point. Done? चलो. So now we are going to start with the e-invoice के provision. अब ये e-invoice क्या है? देखो, सबसे पहले ई इनवॉइस का मतलब क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, ऐसे मैनुअली का बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस बना के लोगों को देते हैं. ठीक है. अब इन्होंने एक नया ही कॉन्सेप्ट निकाला और ये क्या बोलता है कि आपको अब एप्लीकेबल होंगे ई इनवॉइस के प्रोविजंस. अब ये ई इनवॉइस क्या है? ये बोलते हैं देखो, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, आपको हमारा कोई सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है. वॉट एवर सॉफ्टवेयर यू हैव, आप उस सॉफ्टवेयर में क्या करो, अपना इनवॉइस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं. बट ये इनवॉइस ना जैक्सन फॉर्मेट में बनना चाहिए. एक फॉर्मेट दिया हुआ है इन्होंने, नाम याद रख लो कि जैक्सन फॉर्मेट में आपका क्या बनना चाहिए, इनवॉइस बनना चाहिए. जब आपका जैक्सन फॉर्मेट में इनवॉइस बन जाएगा, एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेना, मतलब अपने इनवॉइसेस अपलोड कर देना या फिर उसकी डिटेल क्या कर देना, अपडेट कर देना. तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर यूज करो. वट एवर सॉफ्टवेयर यू आर हैविंग, यू कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर. यू कैन जनरेट दैट सॉफ्टवेयर की बेसिस पे यू कैन जनरेट योर इनवॉइस. और इनवॉइस जनरेट होना चाहिए बस जैक्सन फॉर्मेट में. तो हमने स्टार्ट किया ई इनवॉइस के प्रोविजन, जिसमें बोल रहे सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप जैक्सन फॉर्मेट में क्या करो, इनवॉइस बना लो. अब क्या करो, आपने जो इनवॉइस बना लिया है उसको आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पे क्या करना है, उसकी डिटेल्स अपडेट करनी है, उसका इनवॉइस अपलोड करना है. जैसे ही आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर. जैसे मेरे को कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है तो मुझे कुछ एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना कि हाँ भैया आपने एप्लीकेशन दी है और उसका ये रिसिप्ट नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर है.
ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्यों है कि भाई हाँ आपने अपना इनवॉइस ये फलाना फलाना है, रिक्वेस्ट किया है, अपलोड किया है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इस इनवॉइस को आप अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे डिजिटली साइन किया जाता है। और डिजिटली ये इनवॉइस साइन होके वापस से किसको रिटर्न कर दिया जाता है, सप्लायर के पास वापस आ जाता है। अब ये डिजिटल साइन करना क्यों जरूरी है, कि हाँ गवर्नमेंट तक ये पूरी इंफॉर्मेशन जा चुकी है कि वॉट एवर सप्लाई यू हैव डन, आपने ये फलाना फलाना सप्लाई किया है, और गवर्नमेंट ने भी क्या लगा दिया, स्टैंप लगा दिया कि यस डन, ये इनवॉइस की डिटेल्स हमारे पास है। जब ये डिजिटली इसको साइन करते हैं, यहाँ पे क्यूआर कोड भी क्या होता है, जनरेट होता है। इस क्यूआर कोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इस क्यूआर कोड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो गुड्स कौन से थे, उसके बाद किसने सप्लाई किया, कहाँ सप्लाई हो रहे हैं, सप्लायर की डिटेल, रिसिपिएंट की डिटेल, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सब कुछ उस क्यूआर कोड में क्या हो जाता है, इनबिल्ट आ जाता है। तो इससे हुआ क्या मैम, इससे ये हुआ कि जब आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो कुछ बेनिफिट्स आते हैं। देखो, जब आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप लिखते हो ना कि आपने क्या किया, सेल किया, आप अपना इनवॉइस जनरेट करके बताते हो कि भाई ये रहा मेरा इनवॉइस, और उसको आप ई इनवॉइस पोर्टल पे क्या कर देते हो, रजिस्टर कर देते हो। अब इसमें अगर कुछ भी क्या होगी, गलती होगी, तो ई इनवॉइस पकड़ेगा ना उस चीज को। मतलब ये कि आपकी जो टाइपिंग एरर हो सकती है, आपकी जो एरर्स हो सकती है, उसको वो पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब ई इनवॉइस पे क्या करते हो, ये पोर्टल पे रखते हो, तो सेल करने वाले ने जब लिखा ना कि मैंने क्या किया, सपोज करो 1 लाख रुपीज का सेल किया, ठीक है, उसने लिख दिया कि मैंने 1 लाख रुपीज का सेल किया, ये सेम चीज ना रिसिपिएंट के पास भी अपडेट होती है। तो रिसिपिएंट के पास भी जाता है, और सपोज करो तुमने गलती से 1 लाख की जगह लिख दिया 10 लाख, तो रिसिपिएंट क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, एरर का एलिमिनेशन भी होता है। और बेसिक पे जाए, इसको तो छोड़ ही दो, अगर हम और बेसिक पे जाएं तो क्या होगा, पेपर पेपर यूज कम हो रहा है, ई इनवॉइस बन रहा है। और क्या होगा, देखो, जब आप यहाँ पे अपना क्या लिखते हो ना, सेल्स की डिटेल डालना चालू करते हो, इनवॉइस पोर्टल पे आप क्या करते हो, जितनी आपने अलग अलग जगह सेल्स की, आप सब सेल 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 सेल्स लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। याद करो, तुमने थोड़ा सा तो रिटर्न चैप्टर कुछ तो समझ में आएगा। जीएसटी में रिटर्न भरते ना, सेल्स रिटर्न, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेल्स रिटर्न की डिटेल अपडेट नहीं होती जा रही, क्योंकि तुम ई इनवॉइस के थ्रू क्या कर रहे हो, पोर्टल पे हर इनवॉइस को अपडेट अपडेट अपडेट, अपलोड 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 करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऑटो रिपोर्टिंग हो रही है जीएसटी रिटर्न्स की, तो एक काम वो भी बच गया। फिर याद करो, जब आप सेल्स करते हो, एंड इन दैट सेल्स देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो आपको क्या करना होता है, ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। और ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए में सारी डिटेल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लग रहा, जो तुमको डिटेल्स पार्ट ए में चाहिए थी, गुड्स कौन से हैं, कहाँ जा रहे हैं, वैल्यू क्या है, फलाना फलाना, सारी चीजें तो वही है जो पार्ट ए में होनी चाहिए। तो डोंट यू थिंक ऑटोमेटिकली ई वे बिल का भी जनरेशन यहीं पे हो जा रहा है। तो एक रिटर्न्स का जनरेशन हो गया, इसके बाद ई वे बिल का तुम्हारा जनरेशन हो गया। फिर अंडर इनवॉइसिंग, the requirement of reporting is only once and it gets automatically reported to various form and return। एक बार आप क्या करते हो, ई इनवॉइसिंग में रिपोर्टिंग कर देते हो, तो जहां जहां पे आपका इनवॉइस लगने की जरूरत होती है ना, ऑटोमेटिकली वो वहां पे क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। मतलब एक बार आपने इनवॉइसिंग पोर्टल पे अपना इनवॉइस डाला, तो जितनी जगह उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, उसमें जो भी डिटेल कंटेंट है, जहां जहां रिक्वायर्ड डिटेल कंटेंट कहीं और चाहिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सब जगह वो अपडेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एरर्स को रोक रहा है। एक जगह अगर सपोज करो ये ई इनवॉइस नहीं होता, एक जगह मैंने 1 लाख लिखा मैन्युअली, दूसरी जगह गलती से 1,20,000 हो गया, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये एक ही इनवॉइस है जो सब जगह क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो योर एरर वुड गेट रिड्यूस, आपका बार बार काम करने का टाइम सेव होगा। ये प्रॉपर ट्रेल बना रहा है, जो डिपार्टमेंट के पास भी अवेलेबल है। एक बार आपने ई इनवॉइस में अपडेशन की, तो हर जगह वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है।
तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं किसके, ई इनवॉइस के। तो यहाँ बोल रहे देखो, ई इनवॉइस का मतलब क्या है, आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें क्या करो, इनवॉइस बनाओ। और इनवॉइस बना के आपको क्या करना है, उसको जैक्सन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और जैक्सन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही आपको उसको क्या कर पाओगे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड कर पाओगे। तो आपको जैसे इनवॉइस बनाना बनाओ, हम उसमें नहीं रोक रहे। बट जब आपको अपलोड करना है तो यू नीड अ जैक्सन फॉर्मेट, आप उसको बस क्या करना, जैक्सन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू दैट फॉर्मेट आप उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपडेट करते हैं, एरर के चांसेस कम हो गए। आप सेल्स सारी अपनी अपडेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी जगह आपका ये रिक्वायरमेंट है ई वे बिल में, सेल्स रिटर्न ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है। आपके एरर के चांसेस, प्रोसेसिंग का जो टाइम और कॉस्ट लगता है, वो सब भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। और सबसे मेन चीज, आप ई इनवॉइस पे तभी जा सकते हो, आप फेक इनवॉइस यहाँ इशू थोड़ी ना करोगे, क्योंकि ये रिसिपिएंट तो चाहिए, कोई रिसिपिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेक इनवॉइस आप इशू ही नहीं कर सकते कि कोई है ही नहीं खरीदने वाला, हमने ऐसे ही सेल्स रिटर्न बहुत सारे इशू कर दिए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई तो रेसिपिएंट होगा जिसके यहाँ पे क्या होगा, उसके इनवर्ट सप्लाई में सारी डिटेल्स जाएगी। तो यू कैन नॉट इशू फिक्टिशियस या फेक इनवॉइस। चलो मैम, अपडेट तो कर दिया, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे होगा क्या, इट विल जनरेट इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब वो आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगा और फिर उसे कर देगा डिजिटली साइन। डिजिटली साइन करने का मतलब है उसमें जो रेलिवेंट डिटेल्स होनी चाहिए आपकी सप्लाई के रिगार्डिंग, वो भी सारी चली जाएगी, और गवर्नमेंट का एक स्टैंप है कि यस, ये इनवॉइस क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर। अब कभी सपोज करो, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर ई इनवॉइस है आपके पास, तो कभी आप क्या कर रहे हो, अपना सामान एक जगह से लेके दूसरी जगह जा रहे हो, और कभी चेक पोस्ट लगा और आपने ये ई इनवॉइस भी शो कर दिया, तो वो प्रॉपरली स्कैन करेंगे उसको, क्योंकि उसके अंदर क्यूआर कोड है। स्कैन करके उनको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है, जो पहले करना पड़ता था कि कहाँ से कहाँ गुड्स निकले, डिलीवरी चालान क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रूफ, ऐसे बहुत सारे क्या करने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते थे। अब सिर्फ एक क्यूआर कोड के अंदर सारी की सारी डिटेल्स इनबिल्ट डाल दी गई है। ठीक है। अब क्या ना, ये जो ई इनवॉइस है, ये सबको करना पड़ेगा। एवरीवन रिक्वायर्ड टू डू द कंप्लायंस ऑफ ई इनवॉइस। जब ये पहली बार आया था ना प्रोविजन, तब ये आया था कि ऑल दोज हु आर हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट टाइम जब ये आया था तब इसकी लिमिट थी मोर देन कितना, मोर देन 50 करोड़। फिर दूसरे ही बार अमेंड करके इसको कर दिया कितना, 20 करोड़। ठीक है। फिर तीसरी बार अमेंड करके इसको क्या किया, 10 करोड़। समझो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सबको फेज वाइज क्या कर रहे हैं, ई इनवॉइस के अंदर लेते आ रहे हैं। और अब फाइनली फिर ये अमेंड हो गया, और अब ये कितना हो गया, 5 करोड़। तो नाउ इट इज नॉट 10 करोड़, अब ये कितना हो गया है, 5 करोड़। तो देखो, all the registered business that have a aggregate turnover in the preceding financial year from 17-18 onwards, फिर से पढ़ते, वो सारे रजिस्टर्ड एंटिटी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, फिर से पढ़ रही हूँ, फ्रॉम 17, ये सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहा है वो। अगर आपका 17-18 से स्टार्ट करें, 18-19 पे जाएं, 19-20 को देखें, 20-21 को देखें, 21-22, 22-23, क्या बोलना चाह रहे हो, फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, इट इज, यहां से चेक करना चालू करो। अगर एक भी ईयर ऐसा हुआ जब आप 5 करोड़ से ज्यादा चले गए, बिकॉज इट हैज नाउ बीन अमेंडेड टू 5 करोड़, तो अगर एक भी ऐसा क्या हुआ ईयर जहां पे योर टर्नओवर हैज क्रॉस्ड, योर एग्रीगेट टर्नओवर हैज क्रॉस्ड 5 करोड़, तो अब आपको यहां से, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, अब यहां से क्या करना है, यू हैव टू फॉलो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन। आया समझ में। तो धीरे धीरे क्या कर रही है, 50 से 20 किया, 20 से 10 किया, 10 से 5 करोड़ किया, वो कुछ नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे
कवरेज ई इनवॉइसिंग का, एप्लीकेबिलिटी ई इनवॉइसिंग की इंक्रीज कर रहे हैं। क्या मैम ये इच्छा अनुसार हो सकता है? वॉलेंट्री बोला ना, कंपल्सरी मैंडेटरी है। अगर आपका ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ तो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस भी आपको क्या होंगे? मैंडेटरी एप्लीकेबल होंगे। ऐसा तो नहीं मैम हमारा तो भी क्रॉस हुआ नहीं है, पर जैसे होता है ना रजिस्ट्रेशन आप वॉलेंट्री ले सकते हो, तो क्या हम ई इनवॉइसिंग भी वॉलेंट्री ले सकते हैं? ना, या वॉलेंट्री नहीं है। आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ तो आप वेलकम हो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस के लिए। तो देखो ये जो चार्ट बना है वो कैसा करके रखा है। स्पेसिफिकली सबसे पहले उसने बताया कि एप्लीकेबिलिटी किन लोगों को होगी। पॉइंट नंबर 1 कि ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबिलिटी क्या है? अगर एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्टर्ड बिजनेस का फ्रॉम, डू नॉट राइट ओनली प्रीवियस ईयर, ईयर दिया है इस दिन से देखना, इस ईयर से देखना स्टार्ट करना। इफ इट क्रॉस 5 करोड़ देन वॉलेंट्री नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? अपने इनवॉइसेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है मैम, पहले तो टैक्स पेयर क्या करेगा? अपना इनवॉइस जो उसका खुद का सॉफ्टवेयर है उसमें वो जनरेट कर लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरेट करके क्या करना होगा फिर उसको? यहाँ पे एक ई इनवॉइस स्कीम है जिसमें बोला है कि इसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे सारे अपने इनवॉइस रिपोर्ट करने होंगे और उसको मिल जाएगा एक यूनिक रेफरेंस नंबर। ये यूनिक रेफरेंस नंबर के बाद क्या होगा? डिजिटली साइन किया जाएगा उस इनवॉइस को और वापस सप्लायर को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसका मतलब ई इनवॉइस तभी वैलिड होगा जब उसके पास रेफरेंस नंबर हो। और किसी इनवॉइस के पास रेफरेंस नंबर कब होगा? तभी होगा जब आप उसको पोर्टल पे क्या करे होंगे? अपलोड किए होंगे, तभी तो रेफरेंस जनरेट हुआ होगा। तो मतलब अभी जब तक डिजिटली साइन नहीं हुआ लेकिन मेरे पास रेफरेंस नंबर है तो भी वैलिड है वो इनवॉइस। हाँ वो वैलिड है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट ऑन ई इनवॉइस पोर्टल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा? फिर नेक्स्ट में बता रहे भैया ऐसा करने से एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या एडवांटेज है कि भैया आपका ई इनवॉइस हुआ, एक्यूरेसी आती है, प्रॉपरली क्या होगा? हमको रिसिपेंट पे रिलाई नहीं करना कि वो कब परचेज बुक करेगा। सेल्स हमको कुछ टेंशन नहीं लेना कि सेल्स रिटर्न अलग से हमको क्या करना है? अपडेट करना है। एक बार आप क्या करो, चीजें करो और आपके लिए क्या हो जाएगा? हर जगह ये डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी वेयर रेलिवेंट। ठीक है, तो इसके कुछ इसका मतलब क्या है? बेनिफिट्स है। मैम स्टेच्यूटरी प्रोविजन क्या है? याद रखने की जरूरत नहीं है, सीए इंटर हो या सीए फाइनल दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ रूल 48 सबसेक्शन 4 है जो ई इनवॉइसिंग के बारे में बताता है और बताता है कौन से ऐसे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है जिनको क्या करना है? ई इनवॉइस फॉलो करना है। तो वो क्लास तो हमको पहले ही समझ में आ गई कि 17-18 ऑनवर्ड्स आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ क्रॉस कर लिया है तो यू हैव टू अप्लाई ई इनवॉइस के प्रोविजन। फिर इसके बाद e-invoicing is not applicable to invoice issued by input service distributor। ये एक सबसे पहला एक्सेप्शन दिया है। बोलते देखो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर 17-18 ऑनवर्ड्स कितना इंक्रीज हुआ है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। क्या ये वाली बात तो समझ में आ गई? अब रजिस्टर्ड पर्सन में ना एक कैटेगरी होती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सी कैटेगरी होती है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बोलते हैं ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को इनवॉइस ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज योर एक्स्ट्रा ज्ञान कि होता क्या है, सीए फाइनल में है, सीए इंटर में नहीं है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान की लिखा है। तो क्या होता है भाई ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? जब हम सेक्शन नंबर 16 पे जाएंगे, कहाँ लिखा है मैम ये सेक्शन नंबर 16? आईटीसी के चैप्टर में लिखा है। आईटीसी का सेक्शन नंबर 16 बोलता है कि आईटीसी कौन अवेल कर सकता है? हु कैन अवेल आईटीसी? तो आईटीसी वही लोग अवेल कर सकते हैं जिन्होंने क्या किया हो, या तो गुड्स रिसीव किए हो या फिर सर्विस रिसीव की हो। तो दे मस्ट हैव रिसीव द गुड्स, दे मस्ट हैव रिसीव द सर्विस। तो रिसीव करने वाला ही आईटीसी अवेल कर सकता है। ठीक है, अब जब हमारा हेड ऑफिस होता है ना, ये हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में हमारे यहाँ क्या होता है कि पेमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस पेमेंट करता है हर चीज का, जो भी सर्विस ली, कुछ भी लिया, हेड ऑफिस क्या करता है? उसका पेमेंट करता है।
लेकिन हेड ऑफिस ने जिस चीज का पेमेंट किया, क्योंकि उसने सर्विस ली, कौन सी सर्विस ले लो, सपोज करो इंस्पेक्शन की सर्विस ली, बट ये इंस्पेक्शन हुआ कहाँ पता है मैम? हेड ऑफिस में नहीं हुआ। उसकी कुछ ब्रांचेस है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, मतलब हेड ऑफिस ने पेमेंट तो किया, लेकिन पेमेंट किया उस सर्विस के लिए जो उसने सर्विसेज बुक किसके लिए की? ब्रांच के लिए बुक की। मैम एक सेकेंड, अभी आपने कहा था एज पर सेक्शन नंबर 16 आईटीसी कहता है कि अगर आपने गुड्स या सर्विस रिसीव किए हों तभी आपके पास राइट है कि आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है पर सर्विस हेड ऑफिस रिसीव नहीं कर रहा, सर्विस तो ब्रांच रिसीव कर रहा है। हुई ना गड़बड़? आईटीसी की कंडीशन कंप्लाई हुई क्या? नहीं हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि मैम आईटीसी का तो नहीं हो पा रहा, सेक्शन 16 का पहली ही चीज गायब हो गई, बट मैम पेमेंट तो हुआ है। इसने जिसको भी पेमेंट किया होगा, सपोज करो ये बंदा है, इससे इंस्पेक्शन की सर्विस ली, जिसको भी पेमेंट किया होगा पेमेंट के साथ रजिस्टर्ड है तो जीएसटी भी दिया होगा। अब सर्विसेज ली, इनवर्ट सप्लाई लिया, ऑन टेकिंग इनवर्ट सप्लाई जीएसटी पे किया, मुझे हक है, किस चीज का हक है? आईटीसी लेने का हक है। बोलेगा ना हेड ऑफिस कि मुझे हक है कि मुझे आईटीसी लेना है, पर फिर दूसरा हक कौन चिल्लाएगा? गवर्नमेंट बोलेगा तुझे हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तूने सर्विस रिसीव नहीं की। अब बेचारा टेंशन में आएगा कि नहीं कि उसने जीएसटी पे किया लेकिन उसने सर्विस नहीं ली, तो ये तो वो हो गया ना नेकी का दरिया में डाल, कि पेमेंट इसने किया बेचारे ने लेकिन ये आईटीसी ले नहीं सकता। तब किसका दिमाग चला? फिर गवर्नमेंट का एक दिमाग चला, गवर्नमेंट बोली रुक रुक बेटा रो मत, तुझे मैं बोलता हूँ तेरे को एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन तो होगा तेरा, उसको नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर से सेक्शन नंबर 24 कहता है कि तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा स्पेसिफिकली। नॉर्मली रजिस्टर होंगे आप, बट जस्ट क्योंकि आपके पास ना आईटीसी इकट्ठा होता जा रहा है लेकिन आप बेचारे यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? अपने हेड ऑफिस को ये आईटीसी क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसने जितनी सर्विस ली है उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सिर्फ हमको मीनिंग समझना है। तो बोल रहे हैं कि तेरे पास हक है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ये आईटीसी जो इकट्ठा हो रहा है ना, बिकॉज यू कैन नॉट अवेल द आईटीसी, बट पेमेंट तो तुमने ही किया है, तो तुम इस आईटीसी को कर दो डिस्ट्रीब्यूट। अब एक्चुअल देखो, जब ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस ब्रांच को, इस ब्रांच को, इसका दिया हुआ है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अभी तुमको सोचना ही नहीं है, ठीक है? ये सीए फाइनल में सोचेंगे। तो वो बोल रहा है कि मैम ये जो हेड ऑफिस है ना, हाँ है ये हेड ऑफिस, ये ब्रांचेस को क्या कर रहा है? आईटीसी दे रहा है। हाँ दे रहा है, तुम देखो अच्छे से क्या कोई सप्लाई हुआ? हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ ब्रांच के लिए। ये तो एक पप्पा जैसे इन्होंने काम किया कि भैया बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं और सर्विसेज बच्चे उठा लेंगे। तो दैट इज नॉट अ सप्लाई फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच, बट यहाँ पे तो आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे? इसी को बोलते हैं कि ये रजिस्टर हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सिर्फ एक ही काम है, ये और कोई काम नहीं करता। इस रजिस्ट्रेशन में ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर इसको मिला होगा ना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका एक ही यूज हो सकता है कि आप आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके अंदर आप सप्लाई बुक नहीं करते। ठीक है? तो जब मैम सप्लाई हुआ ही नहीं तो किस बात का ई इनवॉइस जनरेट करवाए इन भाई साहब से? तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट इनपुट ई इनवॉइस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ई इनवॉइस जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या था अपना एक्स्ट्रा ज्ञान कि आई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, बट एटलीस्ट यू नो कि वो सप्लाई नहीं करते, सिर्फ अपना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अंडरस्टूड? फिर मैम सोचो, क्या सोचे कि मैम आपने बोला जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी बार अपन बोल दिए। मैम आप ये बात बताओ कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देयर वाज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, देयर वाज सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। तो मैम 9(3) एंड 9(4) क्या दोनों पे आपको ई इनवॉइस के प्रोविजन लगेंगे? तो यहाँ पे बोला है देखो 9(4) पे नहीं लगेंगे।
9(4) था जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप परचेस करते हैं, और अनरजिस्टर्ड पर्सन ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता अनरजिस्टर्ड पर्सन ई इनवॉइस जनरेट? ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस। तो 9(4) यू कैन नॉट अप्लाई। 9(4) कहता है जब भी आपने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया है, और यहाँ पे पहली ही कंडीशन क्या है? एक रजिस्टर्ड बिजनेस जिसका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता है। तो इसका मतलब कैन आई अप्लाई ई इनवॉइसिंग प्रोविजन टू 9 सबसेक्शन 4? नहीं। बट कैन आई अप्लाई टू 9 सबसेक्शन 3? यस, क्योंकि 9(3) के तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, और उसमें लिखा था एनी पर्सन कैन प्रोवाइड दिस सर्विस। कई जगह लिखा है ना एनी पर्सन, और एनी पर्सन कुड बी रजिस्टर्ड, कुड बी अनरजिस्टर्ड ऑल्सो। तो 9 सबसेक्शन 3 में इट इज एप्लीकेबल। मैम कब ऐसा होगा कि ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही याद करना। बाकी सब तो कुछ भी नहीं है। लिमिट याद करनी है ई इनवॉइस में, एंड सेकेंड यू हैव टू लर्न कि किसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल ही नहीं है। तो एक तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो हमने पढ़ लिया। फिर ये क्या लिखा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। समझो यहाँ पे, यहाँ सिर्फ यूनिट लिखा है, डेवलपर नहीं लिखा है, तो रटना है बिल्कुल। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट्स को नॉट एप्लीकेबल, बट डेवलपर को एप्लीकेबल है। और जान मुझ के आईसीआई क्या देगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर has not complied with the provision of e-invoicing. However, the developers are of the opinion that e-invoice provisions are not applicable to them. Explain. और अगर तुमने नोटिस नहीं किया कि यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है? यूनिट लिखा है, डेवलपर नहीं लिखा। यस, डेवलपर को एप्लीकेबल है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन इफ देयर टर्नओवर लिमिट क्रॉस। ठीक है। फिर वही इंश्योरेंस बैंकिंग वालों को एप्लीकेबल नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाई सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। जीटीए की सर्विस बोल रहे हो? हाँ, जीटीए। जीटीए दूसरों का सामान ट्रांसपोर्ट करके दे रहा है, तो बोलते इसको भी ई इनवॉइस छोड़ दो। नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनरली ई वे बिल पूरा ये फाइल करना ही होता है इनको। ई वे बिल, ये बेचारे तो वैसे ही ई वे बिल लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही मूवमेंट ऑफ गुड्स करना है। तो क्यों उनको ई वे बिल भी करवाओ? फिर क्यों उनको बोलो कि ई इनवॉइस भी करे? तो तुम रहने दो। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन तुम भी रहने दो। और साथ में एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म, ये जो मूवी वगैरह देखने जाते हैं ना थिएटर में, कल की वल की देखने गए होगे बाई चांस, ठीक है, तो ये जो थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो, इनको भी बोला यहाँ रहने दो। तुम क्या करो? सिर्फ नॉर्मल जो इनवॉइसिंग करते हो वो करो। तुम लोगों को ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट वालों को तो वैसे ही हर जगह छोड़ो। तो किन किन लोगों को इनवॉइसिंग नहीं चाहिए? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट्स को नहीं चाहिए, बट डेवलपर को चाहिए 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 चाहिए। सिनेमेटोग्राफी मूवी में जब हम देखने जाते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जीटीए गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इनको भी नहीं चाहिए। इंश्योरेंस बैंकिंग को भी नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अब ये वही चीज वापस से लिख के रखी है, बट यहाँ बता दिया इट हैज बीन अमेंडेड। ठीक है, ये जो ये लिखा है ना, इसका पूरा वर्डिंग में लिखा है कि इन लोगों को ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्या मैम एक बार जो इनवॉइस बन गया उसके बाद हम उसे अमेंड कर सकते हैं? तो बोलता है आप कैंसिल कर सकते हो क्या? जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपका एक बार जनरेट हो गया, तो क्या मैं कुछ एडिटिंग कर दूं इनवॉइस रेफरेंस नंबर के बाद? मैंने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस मैंने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड कर दिया, अब एकदम से दिमाग की बत्ती जली, अरे यार गलती हो गई, एडिटिंग करनी है। क्या मैं एडिट कर सकती हूँ उस इनवॉइस को जिसका रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है? या फिर क्या मैं कैंसिल कर सकती हूँ उस इनवॉइस को? क्योंकि हो सकता है एडिट नहीं कर पाओ, कैंसिल तो कर सकते हैं। याद करो वो दिन जब ई वे बिल में यही क्वेश्चन आया था कि वंस एन ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड कैन आई एडिट दैट ई वे बिल? नो। But can I cancel that e-way? Yes. Can I cancel within 24 hours of its making? Yes. तो अगर उस हिसाब से थोड़ा लॉजिक लगा लें, जब हम बोल रहे हैं ई इनवॉइस एक बार अपलोड किया तो ई वे बिल भी बनता है उससे।
जब ई वे बिल को हम एडिट नहीं कर सकते थे तो क्या हम ई इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं? उस लॉजिक के हिसाब से नहीं। बट क्या कैंसिल कर सकते हैं? यस। तो देखो, क्या अमेंडमेंट पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं। बट क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है? यस। तो वही हो गया ना, क्योंकि ई इनवॉइसेस से ई वे बिल भी जनरेट हो जाता है, क्योंकि सारी जो डिटेल है आप जो ई इनवॉइस में डाल रहे हो वो ई वे बिल के पार्ट के लिए भी चाहिए। पार्ट ए वो ऑटोमेटिकली आपका फुलफिल हो जाता है। तो जब आप ई वे बिल को चेंज नहीं कर सकते, उसको कैंसिल कर सकते हो, तो भाई इसको कैसे आप क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो। ये भी कैंसिल ही हो सकता है। और ई इनवॉइस के मैम कितने ऐसे पोर्टल हैं। तो यहाँ पे ये है ना, अच्छे से याद करना, इंस्टीट्यूट पूछ लेता है कि वेबसाइट कौन सी है। तुमको ऐसे रटना नहीं है वेबसाइट, बट एटलीस्ट www.einvoice1.gst.in। अब ये पता है जानबूझ के क्या करेंगे, वन को यहाँ लिख देंगे, वन को बीच में लिख देंगे, वन को जीएसटी के इधर लिख देंगे। तुमको याद होना चाहिए कहाँ पे लिखा होता है वन। सही वेबसाइट हमें पता होनी चाहिए। और ये वन से लेके टू से लेके कहाँ तक जाएगा? 10 तक। अंडरस्टूड? डन। ई इनवॉइस के पॉइंटर्स क्या हैं? ई इनवॉइस खत्म हो गया है। नॉर्मल, मैं मतलब ऐसे सोच रही हूँ, तुम अपने हिसाब से अंदर ही अंदर दिमाग में सोचना कि इसका आंसर क्या है। कि क्या मुझे ई इनवॉइस के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मेरा इनवॉइस बनेगा? नहीं। जो तुम यूज करते हो तुम्हारा ईआरपी, तुम उसी से क्या करो, यू जनरेट योर इनवॉइस। बट क्या हर एक इंसान को, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस फॉलो करना पड़ेगा? वो भी नहीं है। उसके लिए मुझे 1920 ऑनवर्ड्स देखने पड़ेंगे टर्नओवर। नहीं नहीं मैम, 17 18 ऑनवर्ड्स आई हैव टू चेक द टर्नओवर। अर्लियर इट वाज 10 करोड़, बट नाउ इट इज 5 करोड़। ठीक है। फिर हम चलो, ई इनवॉइस तो पक्का हो गया कि 5 करोड़ वगैरह की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो क्या मुझे इसे जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा जहां रजिस्ट्रेशन लेते हैं? नहीं नहीं मैम, इसका इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। क्या इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की वेबसाइट www.1einvoice.gst.in है? नहीं नहीं, www.einvoice1। पहले ई इनवॉइस लिखेंगे, फिर वन लिखेंगे, फिर .gst.in है। हाँ, फिर ये वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी 10 क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देके रखी है ये अपनी वेबसाइट। कर दिया अपलोड, रिपोर्ट कर दिया, क्या जनरेट होके आएगा? इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस रेफरेंस नंबर के बाद क्या होगा? बस वो रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो गया तो यू हैव अ वैलिड इनवॉइस। फिर आपको क्या करना है, गवर्नमेंट उसको डिजिटली साइन करके आपको वापस लौटा देगी, दैट इज सप्लायर को वापस दे विल गिव। मिल गया मैम सप्लायर को। क्या बेनिफिट है इसके? एरर नहीं होती, प्रोसेसिंग टाइम वेस्ट नहीं होता, ऑटोमेटिकली जीएसटी का जो सेल्स रिटर्न है उसमें अपडेट हो जाती है इंफॉर्मेशन। देन ई ई वे बिल जो होता है आपका, ई वे बिल जनरेट हो सकता है उससे, मतलब सेम डिटेल्स यू नीड फॉर द पार्टी ऑफ ई वे बिल दैट इज बीइंग कंसिडर्ड इन योर ई इनवॉइस। फिर मैम ऑटो पॉपुलेशन भी, मतलब रिसिपिएंट के परचेस में भी ये क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है। मतलब जहां जहां ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। मैम ई इनवॉइस अपडेट कर दिया, बट अब लग रहा है कि आई वांट टू एडिट इट, कैंसल। यस, कैंसलेशन इज पॉसिबल। ठीक है। नाउ वी हैव डन दिस विद ई इनवॉइस। खत्म। मैम अगर मेरे पास ई इनवॉइस है तो क्या मुझे बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत है? नहीं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्योंकि उसमें क्यूआर कोड है। वो क्यूआर कोड एक बार स्कैन हो गया ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो नीडेड आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप गुड्स को इधर से उधर मूव कर रहे हो या फिर कुछ भी है, तो बेसिक जो डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल्स उसके अंदर ही आ जाती है। तो अलग से मल्टीपल फिजिकल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू डिड नॉट नीड टू कैरी। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट क्या है कि कब ई इनवॉइस लगेगा? एससीजेड यूनिट को लगेगा, हाँ जी। डेवलपर को नहीं। एससीजेड यूनिट को ई इनवॉइस लगेगा, बट डेवलपर को नहीं लगेगा। एससीजेड यूनिट को लगेगा, बट डेवलपर को नहीं लगेगा। एसीजेड एग्जाम। एससीजेड डेवलपर को लगेगा मैम, यूनिट को नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा
अपने दिमाग के चक्षु खोल के सुनो, ठीक है। तो एसईजेड यूनिट को लगेगा क्या मैम, नहीं नहीं, उसको मना किया, बट डेवलपर को तो अभी भी मैंडेटरी है, अगर कंडीशंस है तो फॉलो करना है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, एनबीएफसी नहीं, मल्टीप्लेक्स वगैरह नहीं, देन उसके बाद गवर्नमेंट वाले लोग नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाले लोग नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दैट इज जीटीए नहीं। दिस कंप्लीट्स माई ई इनवॉइस। अब आते हैं हम किसके ऊपर, ये क्यूआर कोड जो हम पढ़ रहे थे मैम, ये क्यूआर कोड आप बोल रहे हो ना, वो ई इनवॉइस में आपका क्यूआर कोड वगैरह आ जाएगा। तो दिस आर द डिटेल्स यू विल फाइंड, ये रही ना वो बेसिक डिटेल्स इनवॉइस की, सारी इसके अंदर आ जाती है। तो आपको फिजिकल कॉपी कुछ चीजों की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सप्लायर का जीएसटीएन, रिसिपिएंट का जीएसटीएन, इनवॉइस नंबर, किस दिन इनवॉइस जनरेट हुआ, उसकी वैल्यू क्या है, क्या चीजें हैं, एचएसएन कोड क्या है, यूनिक नंबर क्या है, ये सब यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है। यू हैव टू रीड वन टाइम, कि एक बार इसको स्कैन किया तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं हम डायनामिक क्यूआर कोड के ऊपर। 1 मिनट का टाइम फिर से दे रही हूँ, पहले ई इनवॉइस रिकॉल करो, फिर 2-5 मिनट का टाइम तुम्हारे डायनामिक क्यूआर कोड के ऊपर जाएगा। बट हाँ, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्लैरिफिकेशन, इसको हम कम से कम 15-20 मिनट लगाएंगे। चलो 1 मिनट सिर्फ ई इनवॉइस को रिकॉल करने के लिए। आंख बंद करके सोचो क्या क्या पढ़ा है। डन। चलो, अब मैम ये डायनामिक क्यूआर कोड क्या है। डायनामिक क्यूआर कोड का मतलब होता है, तुमने देखा है कहीं पे भी अब तुम पेमेंट करते हो और तुम स्कैन करते हो तो ऑटोमेटिकली लिखा होता है कि व्हाट इज द अमाउंट यू हैव टू पे। कई जगह ऐसा होता है कि मैंने जैसे ही स्कैन किया तो आई डू नॉट नीड टू फिल किया, अरे मेरे को 200 पे करना है, ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है पे 200। जैसे पेट्रोल पंप, देखना पेट्रोल पंप पे आपको लिखना नहीं पड़ता, आपने स्कैन किया और आपको लिखा हुआ मिलता है अपने उस पे कि दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे। दिस इज वॉट डायनामिक क्यूआर कोड, कि जिस क्यूआर कोड में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो कि सामने वाले को पेमेंट कितना करना है, कि मतलब वो जैसे ही आपका इनवॉइस है, उस इनवॉइस को अगर वो क्या करेगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि उसको ये अमाउंट पे करना है। दैट इज योर डायनामिक क्यूआर कोड। बट ये डायनामिक क्यूआर कोड हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना होता है, लगाना पड़ता है क्या। तो ये डायनामिक क्यूआर कोड फिर से वही कहानी, अगर 17-18 ऑनवर्ड्स देखें, कभी भी आपका क्या हुआ है, टर्नओवर कितना एक्सीड हुआ है, 500 करोड़। मतलब अभी बहुत लोगों को कवरेज में नहीं लिया है, बट स्टार्ट तो हो गया है। 17-18 ऑनवर्ड्स अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपके पास होना चाहिए क्या, डायनामिक क्यूआर कोड। क्या बोल रहा है, ऑल B2C इनवॉइस दैट आर इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो जब बिजनेस टू कंज्यूमर इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है तो उसका टर्नओवर लिमिट क्या होना चाहिए, मोर देन 500 करोड़। मैम इसका मतलब पर्सन फिर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, हाँ यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं होता, जिसने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया हो, उसे रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोलते। अब मैम ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसका होता है, बस इतना समझो अभी के लिए, अभी मतलब सी इंटर के लिए, नॉन रेसिडेंट लोग जब इंडिया आके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, तो उनको रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना दे सकते।
आया नॉन रेसिडेंट हो सकता है, 1 मंथ के लिए उसको कुछ एग्जीबिशन लगाना, सिर्फ 1 मंथ। अब इंडिया में उसको मैं नॉर्मल सेक्शन 9 वाला रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना दे सकती हूँ। तो ऐसे लोगों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। तो दिस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे स्पेसिफिकली डायनामिक क्यूआर कोड के लिए हम बोलते हैं कि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि बेचारा आया कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बिजनेस करने, अब उसको क्यूआर कोड के भी कंप्लाइंस लगाओ, ये लगाओ। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम मानते ही नहीं है कि रजिस्टर्ड पर्सन में यूनिक कोड वाले लोग आते हैं। आया? ठीक है। अब किन लोगों को ये डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट अभी अभी कहीं तो पढ़ा है। सेम है ये, दैट इज योर, जहां पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं वहां डायनामिक क्यूआर कोड भी एप्लीकेबल नहीं। लेकिन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, इसको ई इनवॉइस तो एप्लीकेबल है लेकिन क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं। अब ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस क्या होती है, अभी के लिए फिर से सीए इंटर के लिए इतना समझो, यूट्यूब पे कितने सारे तुम वीडियोस देखते हो। यूट्यूब इंडिया वालों का नहीं है, गूगल, यूट्यूब ये इंडिया वालों का नहीं है। आज मैं चाहूँ क्रोम पे खटखट खटखट जो सर्च करना है कर सकते हो। आई एम टेकिंग ऑनलाइन सर्विस, इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस कर पा रही हूँ, तो एम आई टेकिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस? यस। बट वो बाहर का बंदा है जिससे मैं ये सर्विसेज ले रही हूँ। तो सिर्फ इतना समझो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस इसे बोलते हैं कि जब आप एक्सेस कर पा रहे हो बाहर के लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सेस। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब कुछ क्या है, क्लाउड पे तुम्हारी चीजें, लेकिन ये सब बाहर के प्लेटफॉर्म, इंडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जब आप इसे यूज करते हो तो यस यू नीड टू फॉलो ई इनवॉइस की प्रोविजन, बट यहाँ पे क्यूआर कोड इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैम क्यूआर कोड में क्या क्या होगा, वही बोला ना, जीएसटी नंबर, आपका यूपीआई आईडी सप्लायर का, मतलब पेमेंट करनी है तो सारी डिटेल भी तो आनी चाहिए ना, पेमेंट की डिटेल्स। अमाउंट आ जाएगा भैया, तुमको कितना अमाउंट देना है, कहाँ दे सकते हो अमाउंट, और किसको अमाउंट दे रहे हो, एटलीस्ट वो बेसिक डिटेल तो क्यूआर कोड में नीडेड है ना। ऑल दोज बेसिक डिटेल्स आर नीडेड इन योर डायनामिक क्यूआर कोड। अंडरस्टूड? मैम कब ये डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी? इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के केस में इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप क्या करें, डायनामिक क्यूआर कोड अप्लाई करें। ठीक है, डन। अब काम की चीज, अभी तक सिर्फ ये समझा कि जब भी मैम हम शॉपिंग करने जाएंगे, अगर बंदे का टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो उसको एक क्यूआर कोड, नहीं बोल रही हूँ, डायनामिक क्यूआर कोड लगाना होगा। डायनामिक क्यूआर कोड में पेमेंट रिलेटेड डिटेल सारी की सारी होंगी, इंक्लूडिंग अमाउंट, सप्लायर, जीएसटी, सब कुछ होगा। ये जो डायनामिक क्यूआर कोड है इसको स्कैन वगैरह करके पेमेंट हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ 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 क्या दिए हैं, क्लैरिफिकेशन दिए, वो क्या है? अगर सप्लायर प्रोवाइड करता है या डिस्प्ले करता है क्यूआर कोड, बट कस्टमर ने ही चूज किया है कि वो क्यूआर कोड नहीं यूज करना चाहता, और सप्लायर क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट प्रोवाइड करता है विदाउट यूजिंग डायनामिक क्यूआर कोड, ये बोल रहे हैं कि जब भी आप वो स्पेसिफाइड सप्लायर हो, आपको तो अपने इनवॉइस में वो डायनामिक क्यूआर कोड रखना ही पड़ेगा। चलो इनवॉइस में नहीं रखते वो डायनामिक क्यूआर कोड, बट जहाँ काउंटर है ना, तुमने देखा आजकल काउंटर के उधर वो क्यूआर कोड लगा देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो तुमको क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा जब सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, तुमको पेमेंट कर रहा है। अब हमारे जो बंधु है, कौन है ये, हमारे सप्लाई, इसने तो डिस्प्ले कर दिया, बट हमारे कस्टमर उन्होंने बोला हमें ये क्यूआर कोड यूज नहीं करना, मैंने तो कैश दे दिया। अब जब मैं कैश दे रही हूँ तो वाई आई विल यूज दैट क्यूआर कोड? बट सप्लायर ने प्रॉपर क्या किया है, क्रॉस रेफरेंस किया है कि पेमेंट कैसे मिला, उसने लिख दिया कि कैश पेमेंट, लिखते ना इनवॉइस में फिर ये लोग कि कैश पेमेंट में इतना इतना, पूछते ना आप कैसे पे कर रहे हो तो वो लिख देता है जीपे से पे कर रहे, पेटीएम से पे कर रहे। तो बोल रहा है कि इसने क्यूआर कोड यूज नहीं किया, और विदाउट यूजिंग क्यूआर कोड कैसे पेमेंट किया उसने सब कुछ बता दिया। तो क्या बोलोगे कि कंप्लाइंस हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि ये तो कस्टमर की चॉइस थी कि उसको पेमेंट कैसे करना है, और कस्टमर को चॉइस देनी ही पड़ेगी। अब जबरदस्ती उसको क्या नहीं बोल सकती कि नहीं हमारा क्यूआर कोड ही यूज कर। तो क्या मैम ये चलेगा? हाँ जी बिल्कुल चलेगा।
अब इसको एक बार आप अभी के अभी पढ़ो, ये रही इसकी लैंग्वेज। और हम ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम अपनी मर्जी से लैंग्वेज लिखेंगे। क्या समझ में आया मेरे को एक चीज बताओ। सिंपल कि या तो आप क्यूआर कोड यूज करने दे दो, और नहीं दे रहे हो क्यूआर कोड, तो आपको क्या करना है, अगर सामने वाला क्यूआर कोड यूज नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉपर क्या करना है, क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है कि किस दिन आपको पेमेंट मिला, तब भी ये डीम्ड कंप्लाइंस माना जाएगा। अंडरस्टूड? डन? तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए, अगर सामने वाला ये सब चीजों को यूज करके पेमेंट करता है, फिर चाहे उसने क्यूआर कोड यूज किया हो या नहीं किया, तब भी सप्लायर को क्रॉस रेफरेंसिंग करनी ही पड़ेगी कि पेमेंट कैसे मिला। और अगर कैश देता है, मतलब बिल्कुल क्यूआर कोड यूज हुआ ही नहीं है, तब भी सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंसिंग करना पड़ेगी। तो अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊं, तो या क्या ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है कि सप्लायर ने तो क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दिया, अगर सामने वाला यूज करता है कि नहीं भैया मुझे क्यूआर कोड यूज नहीं करना, और सप्लायर पेमेंट का क्रॉस रेफरेंसिंग कर देता है, तो इट इज अ वैलिड कंप्लायंस। ये खुद ही क्या है, ये लाइन अपने लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अंडरस्टूड? आई ये बात समझ में? चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, इफ अ सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट जैसे यूपीआई वगैरह या सिमिलर मोड ऑफ पेमेंट थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन where through dynamic QR code is not displayed but the details of merchant as well as transaction are displayed। क्या बोल रहा है, क्यूआर कोड नहीं लगाया बेचारे ने, बट प्रॉपरली वो अपना यूपीआई आईडी लिख देते ना, कि ये मेरा यूपीआई आईडी है, या फिर ये मेरा पेमेंट नंबर है, या फिर ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप मेरे को पे कर सकते हो। तो क्यूआर कोड उसने डिस्प्ले नहीं किया, पर सारी डिटेल्स डिस्प्ले कर दी उसने कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हो। क्या हम इसे कंप्लाइंस मान लेंगे? तो देखो, इन सच केस इफ क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ पेमेंट इज मेड, मेरे को ऐसा लग रहा है ये थोड़ा कीवर्ड जैसा ही है, कि अगर आप पेमेंट की क्रॉस रेफरेंसिंग कर देते हो, तब भी ये मान लिया हमने कि आपने क्यूआर कोड का कंप्लायंस किया है। मतलब गवर्नमेंट को पता है क्या चाहिए, सच में जितना बोल रहे हो उतना पेमेंट आया या नहीं आया। तुम बोल रहे हो 1 लाख का पेमेंट आया, हो सकता है कैश में पेमेंट 2 लाख रुपीज का हो, नहीं, हमको प्रॉपर पूरी क्रॉस रेफरेंसिंग दो कि पेमेंट आया, कितना आया, कैसे आया। आर यू गेटिंग दैट? तो यहाँ पे भी मैं एक चीज लिख दूं कि इफ प्रॉपर क्रॉस रेफरेंसिंग इज मेड, यहाँ पे भी क्या चाहिए, प्रॉपर क्रॉस reference if made then deemed that compliance done। डन? हो गया? अब मैम ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रीपेड इनवॉइस, पहले ही पेमेंट कर दिया, आपने इनवॉइस इशू नहीं किया उससे पहले तो पेमेंट, ये ले पेमेंट। अब ऐसे में क्या करे बेचारा, क्यूआर कोड देके करेगा क्या, फिर पता है वही चीज, अगर क्रॉस रेफरेंसिंग कर दी है तो
अगर इलेक्ट्रॉनिकली पे किया, कैश में पे किया, कॉम्बिनेशन में पे किया, मैं बोलूँ बार बार एक लाइन तो मेरे को बार बार समझ में आ रही। अगर आप क्यूआर कोड नहीं दे रहे, या फिर सामने वाला ऑप्ट कुछ और कर रहा है, या फिर पेमेंट पहले आ गया है, हमको तो एक ही लाइन जो है समझ में आ रही है बार बार कि इफ प्रॉपर क्रॉस रेफरेंसिंग इज मेड। अगर आप क्या करते हैं, प्रॉपर क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं, तो बस कंप्लाइंस हो गया, मान लिया हमने। अंडरस्टूड? फिर से ले, देखिए वही वही लाइन। इन केस वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर, अब कुछ अलग है। इन केस ई कॉमर्स ऑपरेटर, याद है कल पढ़ा था, परसों, ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लाइज क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट, वेदर सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई दैट। मतलब भैया तुम्हारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसके थ्रू सप्लायर क्या करता है, गुड्स को सप्लाई करता है, सर्विस को सप्लाई करता है। अगर मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सारे कंप्लाइंस कर लिए हैं डायनामिक क्यूआर कोड के, तो क्या मेरे सप्लायर को भी ये कंप्लाइंस करना पड़ेगा, या फिर उसको छोड़ देंगे कि जा मुन्ना जा, जी ले अपनी जिंदगी? देख लेते हैं क्या बोला है मैम। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कंप्लाइंस किया है, तो क्या सप्लायर को भी कंप्लाइंस करना पड़ेगा? डायनामिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट अप्लाई टू ईच सप्लायर सेपरेटली इफ लाइबल टू इशू इनवॉइस विद दिस डायनामिक क्यूआर कोड। तो सबसे पहले कीवर्ड क्या हुआ, ये रिक्वायरमेंट बल्क में नहीं है, सबकी अलग अलग चेक की जाती है, ठीक है। लेकिन सप्लायर अगर सप्लाई करता है ई कॉमर्स के थ्रू, द सेट सप्लायर गिव, फिर से घिसी पिटी लाइन, वही नहीं हो गया? चलो, सबसे पहली चीज तो ई कॉमर्स के लिए अलग से चेक होगा उसको कंप्लाइंस करना है या नहीं, सप्लायर का कंप्लाइंस अलग से चेक होगा। लेकिन जो सप्लायर वो ई कॉमर्स के थ्रू कर रहा है, अगर ई कॉमर्स ने पूरा कंप्लाइंस किया तो बस वो क्रॉस रेफरेंसिंग दे दे। और जो सप्लाई अदर देन ई कॉमर्स कर रहा है, उसमें खुद का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंसिंग देना पड़ेगा, या फिर क्यूआर कोड देना पड़ेगा। तो ले देखिए एक लाइन क्या समझ में आ रही है, ई कॉमर्स ने कर लिया, हाँ, तो जो सप्लाई ई कॉमर्स के थ्रू किया है उसका क्रॉस रेफरेंस दे दो कि देखो ऐसे ऐसे पेमेंट मिला था, ये हुआ था, इतना पेमेंट मिला, इस दिन पेमेंट मिला। तो यू हैव टू मेक क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड। डन। तो फिर यहाँ पे आते हैं, फिर वही लाइन नहीं लिख दूं, क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड व्हेन द सप्लाई इज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब एक चीज बताओ, चार चीजें निकल गई, उसका आंसर क्या है, क्रॉस रेफरेंसिंग। चाहे कुछ और ऑप्ट कर लें, चाहे हम क्या करें, पहले पेमेंट कर दें, या फिर सामने वाले ने क्या किया है, कोई और तरीका दिया है जिससे पेमेंट कर लो, तो भी क्रॉस रेफरेंसिंग चाहिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर कंप्लाइंस कर ले तो भी क्रॉस रेफरेंसिंग ही चाहिए, ठीक है। देन नो डायनामिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड ऑन इनवॉइस इशूड टू रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई रिसिपिएंट है, हम उसको इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आपको कोई क्यूआर कोड देने की जरूरत नहीं है, where the supply of service whose place of supply is India and payment received in forex। भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं? एक तो पहला रिसिपेंट इंडिया का है क्या? नहीं, इंडिया के बाहर का रिसिपेंट। इसको पेमेंट कैसे मिलना चाहिए, सप्लायर को फॉरेक्स में ही पेमेंट रिसीव होना चाहिए। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में। मतलब रिसिपेंट इंडिया के बाहर है, यूएसए में। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, सपोज करो इंडिया में, ठीक है। और ये पेमेंट कैसे करेगा, फॉरेक्स में पेमेंट करेगा, कि सपोज करो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में, मतलब लोकेटेड इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। तो इसके लिए जो भी सर्विस ये रिसिपेंट रिसीव कर रहा है, फॉरेक्स मतलब अदर देन इंडियन करेंसी, भाई साहब को पेमेंट करनी। तो क्या ऐसे में मुझे कोई क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? देखते हैं। ओके, चलो ये वाला है ही नहीं तुमको, खुश हो जाओ, ये वाला कंसेप्ट ही नहीं है। तो दिस इज, अब गया। और क्या लिख देंगे यहाँ पे,
अच्छा सा फील हो रहा होगा ना, हाँ एक तो खत्म हुआ। चलो दूसरा, इन केस ऑफ रिटेल सेल्स ओवर काउंटर, ओवर काउंटर मतलब वो जो काउंटर पे नहीं अपन खरीदना बेचना करते हैं वो। तो अगर मैम रिटेल सेल हो रही है काउंटर पे, तो पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर इज रिसीव्ड ऑन काउंटर ओनली। वही ना, जैसे मॉल जाते हो तो मॉल में नहीं काउंटर पे बिलिंग करवा लेते हो, तो वहीं पे पेमेंट कर देते हो। अभी वही बोल रहा है कि अगर तुम इनवॉइस में नहीं लिखते ना क्यूआर कोड, बट तुम क्या करते हो, वो काउंटर के आगे देखा है उन्होंने क्यूआर कोड लगाया होता है कि ये इसको स्कैन कर लो और स्कैन करके पेमेंट कर दो, तब भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, लेकिन क्या करनी पड़ेगी? क्रॉस रेफरेंसिंग। तो बोला रिटेल सेल्स करते हो जब ओवर काउंटर, कस्टमर को क्या करना होता है, पेमेंट वहीं पे कर देते हो, तो वो डिस्प्ले करते हैं क्यूआर कोड, डिस करते ना, तुमने देखा होगा आगे क्यूआर कोड डिस्प्ले किया होता है कि ये देखो यहाँ पे क्या कर दो, ये दिख रहा है तुमको क्यूआर कोड, यहाँ से पेमेंट कर दो। तो बोलते कि ऐसे केस में क्या बोल देंगे कि कंप्लायंस हो गया क्यूआर कोड का, तो देख लेते हैं। In such case, it may not be possible for merchant to provide details of invoice number in QR code displayed to customer on payment counter. अब उसमें वो इनवॉइस नंबर कैसे लिखेगा? समझो, मेरा जो इनवॉइस है इसके ऊपर जो क्यूआर कोड है उसमें तो मैं इनवॉइस नंबर लिख सकती हूँ। समझ में आ रहा है? मेरा जो इनवॉइस है इसके ऊपर जो क्यूआर कोड है, क्योंकि वो क्यूआर कोड स्पेसिफिक टू द इनवॉइस है, वहां पे इनवॉइस नंबर की डिटेल आ सकती है क्योंकि क्यूआर कोड में इनवॉइस नंबर भी आता है। बट इसकी जगह अगर मैं काउंटर के सामने ये क्यूआर कोड लगा दूं और एन नंबर ऑफ कस्टमर उससे पेमेंट करेंगे, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं वहां पे इनवॉइस नंबर लिख सकती हूँ? अब उस क्यूआर कोड पे इनवॉइस नंबर नहीं आ सकता। However, each transaction that is receive of payment from the customer is unique order। है ही ना, कि लोग आएंगे काउंटर पे देख देख के क्या करेंगे, पेमेंट करके जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। यू कैन नॉट पुट इनवॉइस नंबर इन इट, क्योंकि ये तो हर एक का यूनिक ऑर्डर है। तो बोलता है जो यूनिक ऑर्डर है उसका रेफरेंस क्या करना होगा, तुमको इनवॉइस में करना पड़ेगा। तुमने देखा है, जब तुम पेमेंट कर देते हो तो पेमेंट करने के बाद सिर्फ वो तुम्हारा क्या है, बताओ कौन से नंबर से पेमेंट किया पूछता है, कभी कभार ओटीपी पूछता है, तो वो जो तुम्हारा यूनिक पेमेंट हुआ है उसको लिंक कर देगा तुम्हारे इनवॉइस से। क्या ये बात समझ में? तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये वाला तुम्हारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हाउएवर क्वेश्चन इसके ऊपर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैम पार्ट पेमेंट अगर हमको क्यूआर कोड से जनरेट होने से पहले ही मिल गया, तो पार्ट पेमेंट जो पहले मिल गया उसका क्रॉस रेफरेंसिंग कर दो। ले देखिए उनका एक ही है। अगर पार्ट पेमेंट पहले मिला है, ठीक है, ऑलरेडी तुमको थोड़ा बहुत पेमेंट मिल चुका है, रिमेनिंग पेमेंट जो मिल रहा है, रिमेनिंग पेमेंट क्यूआर से करवा लो, जो पहले मिला है उसका क्या कर दो, क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ द पार्ट पेमेंट। आया समझ में? तो ले देखिए इनकी भाषा क्या है। अगर मैं क्रक्स बोलूं, क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट शुड बी मेड अगर किसी रीजन से कस्टमर कुछ और ऑप्ट करता है, पार्ट पेमेंट करता है, पहले पेमेंट करता है, आपने क्यूआर कोड नहीं दिया पर कुछ और यूपीआई एड्रेस वगैरह दे दिए, क्रॉस रेफरेंसिंग। ई कॉमर्स ऑपरेटर कंप्लाइंस कर चुका है, क्रॉस रेफरेंसिंग। और अगर रिटेल में आप क्या कर रहे हो, काउंटर पे लगा के बैठे हो क्यूआर कोड एंड यू कैन नॉट राइट इनवॉइस नंबर इन दैट बिकॉज एवरी सेल्स ट्रांजेक्शन इज अ यूनिक ट्रांजेक्शन, क्रॉस रेफरेंस ऑफ दैट यूनिक सेल्स ट्रांजेक्शन टू बी मेड। तो कुछ याद नहीं है ना एग्जाम में डायनामिक क्यूआर कोड में, तो एक वर्ड तो लिख ही देना, क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ द पेमेंट। ठीक है, क्योंकि ये हो गया उसका कीवर्ड। डन। चलो अब फाइनली आते हैं हम, कुछ और चीजें हैं, आधा घंटा और लेकर ये अपनी, चलेगा? ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ, 5 मिनट्स के ब्रेक पर बहुत छोटी छोटी चीजें बट अच्छी, और ये फाइनली इंटरेस्टिंग वाली। ठीक है, तो 5 मिनट्स का ब्रेक हो सकता है 20 मिनट्स में कवर हो जाए, बट हो जाएगा कवरेज। चलो, तो गिविंग यू द ब्रेक फॉर 5 मिनट।
चलो, तो अभी जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज स्पेशल केस। अब ये वाला जो स्पेशल केस है आपका रजिस्ट्रेशन में वापस आने वाला है। दिस स्पेशल केस अगेन गोइंग टू कम इन आईटीसी, क्योंकि ये स्पेशल केस का लिंकेज इट इज नॉट जस्ट विथ योर इनवॉइस चैप्टर, इसका कंप्लीट लिंकेज रजिस्ट्रेशन से एक्चुअल में आता है, और रजिस्ट्रेशन के कारण इसका लिंकेज आईटीसी में आता है। तो दिस आर लिंकेज विद द 3 टॉपिक्स। मैं अभी ही पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी है हमारे पास, अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज ही थोड़ा सा इन डेप्थ इसको जाने की कोशिश करते हैं, ताकि आईटीसी में इसका रिविजन टाइप रहे अपने को। अब ये क्या बोलता है, इट इज टॉकिंग अबाउट रिवाइज्ड इनवॉइस। क्या लिखा है इसने, थोड़ा पढ़ लेते पहले। ये बोलता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा फॉर द टैक्सेबल सप्लाई यू हैव मेड बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट। क्या होना चाहता है, ये बोल रहा है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट से डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्यों मैम, वाई रिवाइज्ड इनवॉइस, पहले इसको समझते हैं कि क्यों। अब ये है हमारा एक पर्सन, ठीक है। अब भाई ये पर्सन का क्या हो रहा है, अभी तक ना तो इसको सेक्शन नंबर 22 एप्लीकेबल हुआ, ना ही इसे सेक्शन नंबर 24 एप्लीकेबल हुआ। कहना क्या चाहते हो, ना ही अभी भाई साहब का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है, ना ही कुछ ऐसा हुआ है कि ही इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब जिंदगी अभी अच्छी चल रही है ना। लेकिन अब वो दिन आ गया, या फिर सेक्शन 22 हो गया, या फिर 24, एज द केस में भी, या तो मैंडेटरी हो गया भैया तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब नाउ द पर्सन इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। इतनी बात यहां तक ओके हो गई। नाउ द पर्सन इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। अब होगा क्या मैम, लाइबल से क्या होगा, लाइबल मतलब अब उसे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से कहना पड़ेगा मुझे क्या दे दो, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो, GSTIN नंबर दे दो। यहाँ तक ओके हुआ। अब ये जब बंदा ना लाइबल होता है ना रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, द डेट जिस दिन ये लाइबल हुआ वहां से इसके पास 30 डेज का टाइम लिमिट होता है कि ये रजिस्ट्रेशन ले सकता है। एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगा कि आज रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई मतलब कि लाइबल हुआ और अब भी क्योंकि रजिस्ट्रेशन, वैसा नहीं होता है। यू हैव 30 डेज टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। इतनी हो गई बात, ठीक है। अब एक बात बोला, आपने अप्लाई किया, आपके अप्लाई करते से क्या GSTN आ जाएगा कि एकदम ये अप्लाई किया खटक GSTIN नंबर नहीं। यहाँ पे क्या होगा, आपको सबसे पहले पूरा चेकिंग वगैरह करेंगे वो कि आपके डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, कहीं पे लगता है फिजिकल वेरिफिकेशन करना है आपके बिजनेस का, मतलब जो भी उनको चेकिंग वगैरह करनी कर ली, और फिर वो बोलेंगे ओके, आपको क्या मिल जाएगा, आप रजिस्टर्ड पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। आपको ऑनलाइन मिल गया GSTIN नंबर, मतलब आपका क्या हो गया, आप लाइबल थे, लाइबल से अब क्या हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, बोल दिया कि आप रजिस्टर्ड पर्सन है, बट अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया रजिस्ट्रेशन का, वो भी तो आना चाहिए। सिर्फ बोल दिया कि ओके आपकी सारी चीजें सही हैं, इफेक्टिव हो गया है आपका रजिस्ट्रेशन, बट उससे काम नहीं चलेगा। आपके पास क्या आना चाहिए, सर्टिफिकेट भी तो आना चाहिए, जिसके बेसिस पे कि हाँ भैया हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सर्टिफाइड है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जिस दिन आप क्या बने, लाइबल हुए, अभी मैंने ये इफेक्टिव डेट को समझा नहीं पा रही हूँ, रोक रही हूँ, सिर्फ इतना समझो इफेक्टिव मतलब ओके कि आप रजिस्टर हो गए, क्योंकि इसके भी दो केसेस निकलते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा कि जैसे ही यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर, आपके पास 30 डेज होते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, और जैसे ही आप एप्लीकेशन कर देते हैं तो एक दिन आता है जब वो बोलते हैं कि हाँ आप रजिस्टर हुए, उसको मैं बोल रही हूँ कि मान लिया कि यही इफेक्टिव डेट है।
और इस इफेक्टिव डेट और सर्टिफिकेट इशू करने की डेट में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये बोलते हैं कि ये जो इफेक्टिव डेट है और ये जो सर्टिफिकेट इशू करने की डेट है, इनसे बीच में आपने क्या, क्योंकि आपके पास जीएसटीएन नंबर तो होना है नहीं, लेकिन आप सेल्स तो कर रहे होंगे, अपने जो भी रिसिपेंट है उनको बहुत सारी सेल्स की होगी आपने, सेल्स की तो इनवॉइस इशू किए होंगे आपने। अब इनवॉइस इशू करने में लाइबल हो, जीएसटी लगाना चाहिए क्योंकि आप टैक्सेबल पर्सन हो, पर क्या जीएसटी आप अप्लाई कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो नहीं आया था ना, वो क्या, नंबर, वो तो चाहिए। मतलब बंदे के पास हक है कि वो जीएसटी चार्ज करे, लेकिन जीएसटी चार्ज कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये नहीं है, सर्टिफिकेट इशू ही नहीं हुआ। अब जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट यहाँ पे हो गया गुस्सा कि मैंने तुमसे खरीदा सामान, मेरे को आईटीसी मिल सकता था, मैं खुद तो रजिस्टर्ड हूँ, मैंने तुमसे सामान खरीदा, मुझे आईटीसी मिल सकता था, क्योंकि तुम्हारे पास अभी जीएसटीआई नंबर नहीं है तो मैं मेरा आईटीसी छोड़ दूँ? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमने बताया ना, इस बीच एक काम करो, अब आप अपने इनवॉइसेस को रिवाइज कर लेना जैसे आपके पास इशू हो जाता है सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट के बाद इवेंचुअली जो भी सेल्स करोगे तब तो आप प्रॉपरली टैक्स इनवॉइस बनाओगे। बट ये वो दिन है ना, ये बीच का दिन वो है जब चाह के भी आप क्या नहीं कर सकते, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, जीएसटीआई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पास प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है। तो बोलते हैं ये जो दिन है ना, या इफेक्टिव डेट से लेके तुम्हारा जो दिन आ रहा है, कौन सा, इफेक्टिव डेट से जो दिन आ रहा है और जो तुम्हारा कहाँ पे जा रहा है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट पे, इसको क्या, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इशू करने पड़ेंगे अपने इनवॉइस। आइए बात समझ में। तो यू हैव टू रिवाइज द इनवॉइसेस। आइए, अब इसका ना एक बहुत बड़ा लिंकेज किसके ऊपर है, इसका पूरा की पूरा और बहुत बड़ा लिंकेज किसके ऊपर जाता है, ये जाता है तुम्हारे आईटीसी के ऊपर। ऐसा क्यों करवा रहे हैं मैम? इफेक्टिव डेट आप तो बोल दिए कि बस इफेक्टिव डेट है, वो इफेक्टिव डेट होती क्या है, आप समझो। रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बोलता है कि द डेट यू बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उससे 30 डेज के अंदर आपको करना होता है अप्लाई, कि मैं अप्लाई कर रही हूँ कि मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए। और सपोज आपने 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन कर दी, तो मैम कब मानेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन, किस दिन से इफेक्टिव मानेंगे? तो बोलते जिस दिन से तुम लाइबल हुए थे ना, मान लेंगे उसी दिन से तुमको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन तुम लाइबल हुए, इफ यू अप्लाई विद इन 30 डेज, तो मान लेंगे कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, जिस दिन तुमने अप्लाई किया, जिस दिन तुम लाइबल हुए ना, कि बस ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस, या 24 एप्लीकेबल, वही दिन से मान लिया तुमको रजिस्ट्रेशन मिल गया। लेकिन हम तो वो हैं जो प्रोकेस्टिनेशन वाले हैं, आलस्य से भरे हुए हैं, हमने 30 डेज में अप्लाई ही नहीं किया। क्या तुमने गवर्नमेंट के रूल को फॉलो किया? 30 डेज के बाद अप्लाई किया, हाँ। तो बोलते अब तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये नहीं है, जिस दिन तुमको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा ना, जिस दिन तुमको एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, वहीं से तुम्हारा क्या, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन काउंट होगा। अब इससे होगा क्या मैम, एक तरफ बोल रही इफेक्टिव डेट, प्रोस्पेक्टिव चालू हो जाएगी, एक तरफ बोलो जिस दिन रजिस्ट्रेशन दोगे उसी दिन से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन काउंट होगा। अब इसका कंप्लाइंस है कुछ, क्योंकि तुमने अगर कुछ गलत किया है तो तुमको भुगतना तो पड़ेगा। पर ये समझ में आया कि दो अलग अलग तरह की इफेक्टिव डेट्स हैं, एक नहीं है, दो अलग अलग तरह की इफेक्टिव डेट है। अगर 30 डेज के अंदर तुमने एप्लीकेशन दी तो द डे यू बिकम लाइबल, और अगर 30 डेज के अंदर नहीं है तो जिस दिन तुम्हें इशू किया है ना सर्टिफिकेट, जिस दिन तुम्हें रजिस्ट्रेशन दिया, उसी दिन से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। आया इतना समझ में? मैम अब इससे होगा क्या, देख लेते इससे क्या होगा। मैम अगर मैं यहाँ से ही लाइबल हूँ और मैं 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन भी ले लेती हूँ, मतलब एप्लीकेशन कर देती हूँ, तो ये बोल रहे यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। अब मैम हुआ क्या होगा कि यहाँ की डेट से मैंने बहुत सारे परचेज भी किए होंगे, और यहाँ की डेट से मैंने बहुत सारे सेल्स भी किए होंगे, तो यहाँ की डेट से बहुत सारा परचेज भी हुआ है, सेल्स भी हुआ है। तो बोलते अच्छा है ना, जो परचेस हुआ है तुम्हें यहीं की डेट से आईटीसी मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा,
सेल्स कर रहे हो तो तुम जीएसटी भी चार्ज कर सकते हो रिवाइज इनवॉइस इश्यू करके। लेकिन अगर मैम हमने 30 डेज में क्या नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, वो बोलते हैं कि तुमको रजिस्ट्रेशन जिस दिन मिला उसी दिन से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वैलिड है। बट लाइबल तो मैम हम यहीं से हो गए थे, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मिला, तो बोलते देखो जितना भी तुमने परचेस किया उसका कोई आईटीसी नहीं, बट जो तुम सेल्स कर रहे हो ना उसका टैक्स तुमको ही भरना पड़ेगा। समझ में आया? बट अभी इसके लिए मैं क्वेश्चन की कोई आंसर करूंगी नहीं, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में वापस आने वाला है। ये सिर्फ मैंने तुमको एक फ्लो समझाया है कि इफेक्टिव डेट तुम्हारी डिपेंड करती है कि तुम 30 डेज में रजिस्ट्रेशन लेते हो या 30 डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। So my effective date of registration is dependent whether I take registration का application I apply within 30 days of becoming liable or not. हम 30 डेज में किया तो जिस दिन तुम लाइबल हुए ये लोग तुमको रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन देंगे, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या करता है, आईटीसी ले सकता है, और एक रजिस्टर्ड पर्सन ही जीएसटी चार्ज कर सकता है। तो मेरे को तो सब अच्छा है, बट 30 डेज में मैंने ऐसा किया नहीं, तो बोलते देखो आईटीसी तो देंगे नहीं अब तुमको, कुछ तो ऐसा हो कि तुमको नॉन कंप्लायंस का डर लगे, बट हाँ रिवाइज इनवाइज इशू करना पड़ेगा, और जितनी सेल्स की ना तुमने वो सेल्स के रिस्पेक्ट में तुमको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से बेचारा टैक्स तो पे कर रहा है, आईटीसी कुछ नहीं मिलेगा उस ड्यूरेशन में जो उसने परचेस किया है, जस्ट बिकॉज ही हैज नॉट अप्लाइड विद इन 30 डेज। अब इसको हम फिर से कहाँ पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन, फिर से कहाँ पढ़ेंगे, आईटीसी। बट यहाँ पे समझ में आया क्यों लिखा है कि रिवाइज इनवॉइस इशू करो, क्योंकि पहले जीएसटीआईएन नंबर नहीं था, सेल्स भी हुई, परचेज भी हुई, सब कुछ हुआ, बट एट द टाइम ऑफ सेल्स आई नीड टू शो माई जीएसटीआईएन नंबर इफ आई नीड टू चार्ज जीएसटी। और किसको तकलीफ होती है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को ही तकलीफ होती है जो आईटीसी ले सकता है और एक अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा है, तो उसको लगेगा ना मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन, मैं अनरजिस्टर्ड से खरीदा हूँ, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली रिवाइज इनवॉइस का प्रोविजन इसलिए आया कि वंस यू आर लाइबल, अब बाद में क्या करना है, एक रिवाइज इनवॉइस और पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इशू कर देना ताकि लोगों को भी आईटीसी मिल जाए। है डन? चलो अब ये सब छोटे 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 से, बट ये छोटे छोटे से जो है ना इस पे आता है एमसीक्यू, ये वाले पे। मैम कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, मैम आपने कहा था ना रिवाइज इनवॉइस इशू कर लेना, हाँ, और मैम हमने पता है ये जो आपने पर्टिकुलर पीरियड बताया उसमें रजिस्टर्ड पर्सन को भी सप्लाई किया, हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सप्लाई किया, और मैम कभी 50 रुपीज का सप्लाई हुआ, कभी 200 रुपीज का, कभी 300 रुपीज का। अरे एक शॉपकीपर क्या कितने सप्लाई हो जाते हैं एक दिन में, बेचारा परेशान हो रहा है, बोल रहा है मैम एक बात बताओ क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंने इस ड्यूरेशन में 200 बिल हो गए अनरजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे, कि मैं 200 बिल रिवाइज करने बैठूंगा? हमने कहा नहीं नहीं रुको, हम तुम्हें और कंडीशन बता रहे हैं कि आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी क्या कर सकते हो, सारे इनवॉइस का टोटल लगा लो और टोटल लगा के एक साथ रिवाइज भी कर सकते हो अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि उसको आईटीसी से मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो रिसिपिएंट है वो बेचारा क्या है, अनरजिस्टर्ड है, वो कभी आईटीसी लेगा नहीं, तो तुम क्यों एक एक इनवॉइस को रिवाइज करने बैठ रहे हो? मत करो ना, एक साथ सारे क्या करो, टोटल करो, सपोज करो टोटल करके 75,000 की इनवॉइस का वैल्यू आया, जितना अनरजिस्टर्ड को सेल किया सेल किया सेल किया सेल किया, अनरजिस्टर्ड है किसी को आईटीसी से कोई मतलब नहीं है, तो एक काम करो पूरा टोटल करो, कंसोलिडेट हो गया, 75,000 का फिगर आया। नाउ दिस 75,000 रुपीज का फिगर, इसके ऊपर जो तुमको जीएसटी वेस्टी जो भी चार्ज करना है, जो करना है कर लो इंडिपेंडेंटली, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट। मैम लेकिन क्या मैम, ये इंटर स्टेट सप्लाई है जहां पे वैल्यू आपकी 2,50,000 एक्सीड नहीं होती। अगर मैम इंट्रा स्टेट सप्लाई करें तब तक तो बात सही है, लेकिन हम तो इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सकते हैं ना एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो बोल रहा है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो और वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा नहीं है तब भी कंसोलिडेटेड इनवॉइस चलेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं consolidated invoice may be issued separately for all unregistered recipient located in that state। तो मैम अगर इंटर स्टेट किया, महाराष्ट्र में 15 लोगों को हमने सप्लाई किया और सारे अनरजिस्टर्ड है, तो इन 15 लोगों का कंसोलिडेशन करो।
मैम यूपी में 15 लोग 20 लोग हैं, उनको सप्लाई किया, तो यूपी वालों का पूरा कंसोलिडेट करो, मतलब स्टेट वाइज कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। पर ये स्टेट वाइज कंसोलिडेशन भी तब होगा जब एक इनवॉइस की वैल्यू पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखो अब इसको समझते हैं। मैम हमने यूपी में सेल किया, हमने एमपी में सेल किया, हमने महाराष्ट्र में सेल किया, ठीक है। यहाँ पे 15 लोगों को किया या 20 को किया या 25 को किया, और सभी जो एक केस ये है कि जितने भी ना 15 इनवॉइस ऑल, इसमें ऐसा कर लेती हूँ, रुको, जितने भी 15 इनवॉइस है इसमें से 5 इनवॉइस ऐसे हैं जो इंट्रा स्टेट वाले, सेम स्टेट में, ठीक है। इसको और थोड़ा सा मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, रुको। अभी यूपी पे जा रहे हैं। मैम 15 इनवॉइस हमने यूपी में इशू किए, जिसमें से जो 5 इनवॉइस है ना, 5 इनवॉइस की वैल्यू मोर देन 3 लाख रुपीज है। मैम 10 इनवॉइस ऐसे हैं जिसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 2,50,000 है। अब क्या करें? तो हमने बोला देखो, सबसे पहले तो स्टेट वाइज कंसोलिडेशन होगा, हाँ, बट उस स्टेट वाइज कंसोलिडेशन में आप इसको काउंट नहीं करोगे, क्योंकि दिस आर मोर देन 2,50,000। आप ये देखो, बाकी की जो 10 इनवॉइस है उनका सबका टोटल 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 करके कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, क्योंकि लिमिट कम है और ये इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो। बट इनका क्या करें? इनको आपको इनवॉइस वाइज रिवाइज करना पड़ेगा। आया समझ में? सेम ऐसे देखो एमपी वालों का, एमपी वालों के कौन से 2,50,000 से अबाव हैं, वो इनवॉइस वाइज रिवाइज होंगे, और बाकी के क्या हो जाएंगे? कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये एक चीज हो गई। अब मैं शॉप के ऊपर जाती हूँ, अब पूरा एक ही देखते हैं अपन शॉप वाइज। ये है हम, ये हमारी शॉप, हम है दिल्ली में। अब हम सेल करते हैं एमपी में, हम सेल करते हैं महाराष्ट्र में, हम सेल करते हैं सेम दिल्ली में भी। अब दिल्ली है मतलब मैम इंट्रा स्टेट है कि नहीं? दिल्ली है मतलब क्या है? इंट्रा स्टेट है। मैम महाराष्ट्र है मतलब इंटर स्टेट है, और एमपी है मतलब मैम फिर से क्या है? इंटर स्टेट है। मैम क्या मैं कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हो, लेकिन जब इंट्रा स्टेट है तो पूरा एक साथ, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने सेल किया है तो पूरा कंसोलिडेट कर लो, और एक साथ कंसोलिडेट करके क्या कर दो? रिवाइज टैक्स इनवॉइस। लेकिन मैम इंटर स्टेट में एमपी का अलग से काउंटिंग करो, महाराष्ट्र की काउंटिंग अलग से करो, इसमें और बाइफर्केशन करो, कौन से इनवॉइस है जो 2,50,000 से ज्यादा है और कौन से लेस देन इक्वल टू 2,50,000। ये वाले तो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा इनवॉइस वाइज। आई बात समझ में? आया? ऑल इज वेल? मैम एक डाउट था। एक मिनट और रुके, इसका थोड़ा सा पार्ट और है, पहले ये कर दूं फिर। अब यहाँ पे इतनी बात तो समझ में आई। अब यहाँ फिर से कुछ दिया मैम, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इज डिफरेंट एंड कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इज डिफरेंट। दोनों को मिक्स मत कर देना। रिवाइज तभी इशू होता है जब ये टाइम पीरियड हो, ये टाइम पीरियड के बीच वाले को रिवाइज बोलते हैं। बट कंसोलिडेटेड मतलब आज ना, आज का दिन क्या है? 13 जुलाई। आज के दिन हमने सेल किया, सेल किया, सेल किया, सेल किया, सेल किया, सेल किया, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सबको सेल किया। अब ये बोलते हैं कि जिन लोगों को जरूरत ही नहीं है आईटीसी लेने की, रिसिपिएंट खुद बोल रहा है मेरे को तो आईटीसी चाहिए नहीं, जैसे मैं 15 रुपए का पेन खरीद के आ गई, उसको भी पता है कि मेरे को आईटीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, तो ऐसे में बोलते हैं कि अगर आप क्या करते हो, वैल्यू कितनी है? 200 से कम है, आप किसी अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सेल कर रहे हो, और उस सामने वाले को भी टैक्स इनवॉइस की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है, या फिर उसने बोल भी दिया कि मैं आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा। जैसे एक मॉल वाले भैया कितने लोगों को सेल करते हैं, कोई 15 रुपए की चीज ले गया, 100 रुपए की ले गया, 150 की ले गया, ही नोस कि आईटीसी की जरूरत नहीं है उसको, अनरजिस्टर्ड है, आईटीसी नहीं चाहिए, और सप्लाई की वैल्यू 200 से भी कम है, तो वो बोलते हैं ऐसे केस में आप एक काम करो, पूरे दिन का टोटल लगा लो कि ऐसे कितने अनरजिस्टर्ड लोग हैं जिनको 200 से कम का सेल किया है और उनको टैक्स इनवॉइस की भी जरूरत नहीं है।
एक दिन का पूरा कंसोलिडेट करो और एक दिन का पूरा कंसोलिडेट करके इनवॉइस इशू कर दो। और ये किसको इशू करना है? ये अपनी एंट्री के लिए। सामने वाले को तो जो इनवॉइस दे रहे हो छोटा छोटा वो दे ही रहे हो, पर्ची दे रहे हो, बट मेरे को एक एक छोटा छोटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है मेरे सिस्टम में। एक साथ क्या करूंगी, कंसोलिडेट करके एंट्री कर सकते हो। आया? तो कंसोलिडेटेड रिवाइज टेक्स्ट इनवॉइस अलग है और कंसोलिडेटेड टेक्स्ट इनवॉइस अलग है। रिवाइज वाले को मिक्स नहीं करना। आया? पक्का? अब मैं ज्यादा नहीं ले रही अभी इसमें। अब मेरे पास इसमें बचा है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। सिर्फ दो चीजें, 15-20 मिनट का और है, हम ये कर लेंगे कल। ठीक है? तो कल हमारा टाइम रहेगा सुबह 7 से 10। ठीक है? तो टुमारो 7 to 10। शुरू के आधे घंटे में हमारा ये इनवॉइस वाला चैप्टर खत्म होगा। ठीक है? क्वेश्चंस कल नहीं लेंगे हम इसके। इसके साथ फिर हम समझ के रखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। अकाउंट एंड रिकॉर्ड नहीं भी हुआ तो चलेगा, बट वी विल स्टार्ट विद द पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर। उसको मिस नहीं करना, मतलब बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है? दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसके बिना आईटीसी नहीं आएगा। उसका कैलकुलेशन वही सिखाएगा कि कहाँ कौन सी चीज लिखी जाती है। ठीक है? तो अब ये समझो, अब जो चैप्टर स्टार्ट होंगे अपने, रिटर्न चैप्टर में लास्ट में फिर से ले लूंगी, क्योंकि रिटर्न का कोई लिंकेज नहीं है किसी से, तुमको रिटर्न से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। बट अब जो चालू हो रहा है वो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल आईटीसी के लिए, वो सारी चीजें चालू होगी। पहले पेमेंट ऑफ टैक्स, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी किसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद मेगा एग्जेम्पशन एंड देन आईटीसी। आईटीसी हमेशा रहेगा हमारे लिए लास्ट। ठीक है? तो कल से मिस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल क्लास। चलो, ओके।